वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू इनकैंडेसेंट बल्ब्स ऑफ रेटिंग 230 वोल्ट 100 watt and 230 volt 500 watt are connected in parallel across the mains. As a result, what will happen? ठीक है, अभी देखो, पहले ये सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक हम डायग्राम देखेंगे, इससे फिर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमें क्या करना है, फिर बाद में मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पे दो वैटेज दिए 100 वैट और 500 वैट, ठीक है। वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट। हमें ये पूछा है अगर ये बल्ब हम ऑन करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा या तो क्या होगा। तो देखो, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनको एक्चुअली क्या पूछना है। तो इस ये समझने के लिए आप क्या करो, एक ऑप्शन देख लो कि इसमें बोला है कि ब्राइटर कौन सा ज़्यादा है। तो ये पहचानने के लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उस तरीके से मतलब मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, P = V²/R। यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें ये रेजिस्टेंस से जानना है, वोल्टेज और पावर हमें यहाँ पे दी है और रेजिस्टेंस से हमें जानना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा। इसलिए मैंने R = V²/P ये फॉर्मूला फाइनली ले लिया है। तो इससे मैं अभी रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के बाद जैसे मैं पहले इस सर्किट के लिए निकालता हूँ, फिर इस सर्किट के लिए निकालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ R = V²/P, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट, ये स्क्वायर, इसलिए मैं फिर से 230 और 230 ये दो बार मैंने ले लिए। फिर पावर है हमारी, ये है 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल है और ये कैंसिल है। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, 23 का आपको स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर आपको मिलेगा 529 ओम, ठीक है। ये 3 3 जा ये 9, ओके। तो अगर आप ऐसा कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये 529 ओम ये आंसर इसका मिलेगा। फिर ये मैंने कैलकुलेट किया R100 के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे R100 लिखता हूँ चाहिए समझने के लिए। ये अभी है ये R, ये है 500 के लिए। फिर से V² है, वोल्टेज है 230 वोल्ट मल्टीप्लाई 230 और इसको हम डिवाइड करेंगे। ये पावर है, पावर यहाँ पे दी है 500, ठीक है। तो यहाँ पे है ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अभी 23 और 23 हमने यहाँ पे अभी देखा 529 हमें मिला था, पर अभी आपको इससे करना है डिवाइड 5 से, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करने के बाद आपको लास्ट आंसर ये मिलेगा 105.8 ओम, ये आपको आंसर मिलेगा। देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिला, ये है 105, इतना ही लिख लेता हूँ मैं समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेजिस्टेंस = 529। तो अब इसको मैं दो लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे अगर इसमें रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें रेजिस्टेंस ही ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होने लगा तो ये ज़्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। और ये कम होगा, ये कम ब्राइटर होगा, मतलब ये मैं इसको लिखता हूँ डिम, थोड़ा ये डिम होगा, ठीक है। इसमें और आप और क्या देख सकते हैं, जिसे मैंने एक आपको ये रेजिस्टेंस का बताया, आप ये भी देख सकते हो। देखो अभी इसमें रेजिस्टेंस कम है और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे पावर डिसिपेट ज़्यादा होगी, मतलब लॉसेस ज़्यादा होगी। फिर ये लॉसेस ज़्यादा हो गए तो हमें ये जो मिलेगा ये लाइट डिम मिलेगी। यहाँ पे लॉसेस कम है, डिसिपेशन कम है, तो हमें लाइट ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये भी एक हो गया, मतलब मैंने आपको करंट से भी बताया और डिसिपेशन से भी बताया। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे वेटेज ज़्यादा होता है तो हमें ब्राइटनेस भी ज़्यादा मिलता है। अब ये दो तीन लॉजिक से आप ये कह सकते हो कि आपको जितना वेटेज है उतना ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये दिया है 100 वैट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, ये रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग करता हूँ मैं। 5 वैट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है, ये ठीक है। ये क्या बोथ द बल्ब्स गिव, ये नहीं है, और बोथ द बल्ब्स ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा ये B1, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया है एन इलेक्ट्रिकल लोड कंज्यूम्स 17.32 किलोवाट एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.707 लैगिंग। For changing the load power factor to 0.866 lagging, the capacitor that is to be connected in parallel with the load should draw। तो इसके लिए एक
फॉर्मूला है, हम वो देखेंगे। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये है Q इज इक्वल्स टू P tan phi1 माइनस tan phi2। तो ये tan phi1 और phi2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फाई की वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे स्टार्ट करेंगे हम cos फाई से। cos फाई इज इक्वल्स टू cos फाई से मैंने क्यों स्टार्ट किया, हमें ये वैल्यू cos फाई की दी है, ये दिया हुआ है 0.707। देखो ये एक पावर फैक्टर है और यहाँ पे चेंजिंग लोड पावर फैक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है। ठीक है, तो हमें ये चेंज होता है, तो हमें ये देखना है कि जो कैपेसिटर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें कितनी पावर वो ड्रॉ करेगा। हम इस बार इससे निकाल लेते हैं। जिससे हमें cos फाई हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ तो दिया हुआ है 0.707। ठीक है, और एक cos फाई दिया है, मैं इसको एक काम करता हूँ, cos फाई1 लिखता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ cos फाई2। ये हमें कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पे 0.866 और अभी फिर आपको यहाँ पे फाई1 लिखना है। फाई1 इज इक्वल्स टू cos ऑफ इनवर्स 0.707। फिर सेम यहाँ पे फाई2 इक्वल्स टू cos ऑफ इनवर्स 0.866। ठीक है, अभी यहाँ पे फाई1 आपको जो मिलेगा ये 45 डिग्री, यहाँ पे मिलेगा आपको cos इनवर्स 0.866, ये मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, आपको अभी ये मिल चुका है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालना है। तो इक्वेशन में डाल के मुझे क्या मिलेगा, इक्वल्स टू P दिया हुआ है हमें, यहाँ पे है लोड, ये 17.32 किलोवाट। ठीक है, ये कंज्यूम हुआ इतना। ये फिर tan जो एंगल है वो ये 45 माइनस tan ये एंगल मिला है 45 डिग्री और 30 डिग्री। फिर ये 17 पॉइंट है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये फाइनली मिलेगा 7.32 kVAR। ठीक है, ये है रिएक्टिव पावर। क्योंकि हमें ये पूछा है कि कैपेसिटर से, क्योंकि कैपेसिटर का जो पावर में हम आउटपुट मेजर करते हैं ये kVAR में करते हैं, ये रिएक्टिव पावर में हमें मिलता है। तो हमारा ये लास्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, देखो ये tan 45 ये 1 और माइनस tan 31/√3, ये कैलकुलेट करके आपको ये आंसर मिलेगा जो ऑप्शन में हमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following has the ability to store energy in the form of electric charge? हमें मालूम है इसमें कैपेसिटर ही जो एनर्जी स्टोर करता है। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कैपेसिटर इज इक्वल टू Q अपॉन V। जो चार्ज है ये कैपेसिटर में स्टोर होता है, इसलिए फिर हमारा आंसर हम यहाँ पे टिक मार्क करते हैं C1। तो हम फिर से नेक्स्ट वन देखते हैं, Which one of the following has the least number of free electrons in? जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो होते हैं ये होता है यहाँ पे इंसुलेटर। ठीक है, सुपर कंडक्टर में सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम कंडक्टर में, उससे फिर से कम सेमीकंडक्टर में और एकदम कम है ये इंसुलेटर में। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, वैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ, हमें ये मालूम है पावर का ऐसा यूनिट ये होता है वैट, करंट का एम्पियर, वोल्टेज का ये वोल्ट और रेजिस्टेंस का ओम। ठीक है, तो हम फिर से आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए देखो हमारे पास काफ़ी एक्सप्रेशन, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, और हम ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, फिर लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, फिर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V आई कॉस फाई, ये सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए और अलग। और अगर आप आगे देखोगे तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ये काफ़ी फॉर्मूले ऐसे निकलेगी, पर हम सिर्फ इसमें इतने देखेंगे कि ये कौन सा है। वी आई यहाँ पे नहीं है, आई स्क्वायर आर भी नहीं है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले इसमें नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, What will be the resistance in ohm of a resistor when the current through the resistor is 2 ampere and the potential difference between the ends of the resistor is 40। इसमें हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे करंट दिया है और एक वोल्टेज दिया है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, What will be the resistance, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो हमें वोल्टेज दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज है 40 वोल्ट और करंट दिया है 2
इसमें मतलब आपको इसका 40 का हाफ करना है, ये मिलेगा आपको 20 ओम। ये है रेजिस्टेंस और ये दिया है आपका आंसर में, आंसर ए, ये आपका लास्ट आंसर है। आगे हम देखेंगे व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर मीटर ऑफ एन 18 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर when the resistivity of the wire is 0.67 ohm meter and the resistance of the wire is 12 ohm। तो इसके लिए फॉर्मूला हम R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ये देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें बाकी सब दिया है, हमें निकालना है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम वन बाय वन एक एक क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जहाँ पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे 12 ओम, तो मैं यहाँ पे 12 ओम लिखता हूँ। उसके बाद में हमें रो दिया है रेजिस्टिविटी, व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज 0.67, लेंथ हमें दी है यहाँ पे 18 मीटर। और अभी यहाँ पे आपको निकालना है एरिया, तो ये एरिया इस साइड जाके मैं 12 नीचे ले लेता हूँ, 0.67 इंटू ये 18 अपॉन ये है 12। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 3 6 18 और 3 4 12, आगे 2 3 6 और ये 2 2 4, ठीक है। ये 3 को आप 2 से करोगे तो आपको 1.5 मिलेगा, जैसे यहाँ पे 0.67 इंटू 1.5 और लास्ट। अभी अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 1 से ज़्यादा मिलेगा, पर ये अप्रोक्सीमेट आपको क्या करना है, 1 से ज़्यादा थोड़ा मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेट आपको ये 1 लेना है। ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम आगे और नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू दी है, ये 4 10 और 40 ये सीरीज में है, पर इसके लिए फॉर्मूला है सी इक्विवेलेंट। हम पहले इसका ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद फिर ये पैरेलल में इसको सिर्फ हमें ऐड करना है, पर ये यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। और इसमें C1 जो दिया है मैं इसको 4 लेता हूँ, ये हमारा 4 C1, बाद में प्लस C2 में 1/10 और प्लस यहाँ पे लेता हूँ 1/40। तो इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा कितना आएगा 40। तो या 40 एलसीएम जब लेते हैं आपको न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड करोगे, या तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे 40 यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये 10 से जाएगा, ये 10 हुआ, प्लस यहाँ पे ये 4 हुआ, क्योंकि ये 40 है तो 10 4 40 और ये 40 और 40 कैंसल, तो ये है +1 और डिनोमिनेटर में डिवाइड में आपको ये 40 रखना है। तो आगे ये 10 + 4 14 + 1 यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ये 15/40, ठीक है। ये आपको क्या मिला, 1/C इक्विवेलेंट मिला। आपको निकालने C इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये 40 ये 15, तो ये कितना है 5 8 40, ये 5 3 15, ठीक है, 8/3। तो हम क्या करते हैं, ये इसे रहने देते हैं, तो मैं आगे लिखता हूँ C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो ये हमें ये इक्विवेलेंट मिला और ये बाकी है, तो मैं इसके लिए लिखता हूँ 8/3 प्लस ये कितना, ये पैरेलल में, तो ये हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 20। तो आगे हमें मिलेगा 8 + 20 × 3 ये 60 ये /3। तो फिर से 60 + 8 ये है 68/3। फिर आगे C इक्विवेलेंट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको कैसा मिलेगा, 3 2 6, फिर से 3 2 6, मतलब ये आपको 22.66 माइक्रोफैरेड ये मिलेगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन ये मिलेगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इन mm ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर when the area of plates is 0.002 square meter. The voltage of the battery connected to this parallel plate capacitor is 4 volt and the charge stored on the plate is 16 picocoulomb, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम में हमने सिर्फ एक कैपेसिटर लिया है और वोल्टेज लिया है, जो वोल्टेज 4 वोल्ट दिया है और ये 16 पीसी यहाँ पे हमें ये दिया है, ठीक है। तो हमें इस एरिया मतलब जो कैपेसिटर है इसका एरिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू, ये है 0.002, ये हमें एरिया दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे और दिया है कि ये एयर फील्ड है, और हमें जो मिलेगा यहाँ पे
ये डिस्टेंस मिलेगा। तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले हमें कैपेसिटर यहाँ पे पहले निकाल लेना है। ये है C = Q/V। तो Q मतलब ये हमें यहाँ पे चार्ज जो दिया है ये दिया है 16 × 10⁻⁻12। ये पिको में दिया है 10⁻⁻12 और ये वोल्ट है। वोल्ट हमें दिया है 4 वोल्ट। ये 4 1 द 4, ये 4 4 द 16। तो मुझे यहाँ पे मिला ये कैपेसिटेंस 4 × 10⁻12 ये है फैरेड में। ठीक है, बाद में और एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये है C = ε0 εr A/d। तो हमें यहाँ पे जो निकालना है ये सेपरेशन निकालना है। डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स मतलब हमें यहाँ पे D निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, D यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर मुझे फॉर्मूला मिलेगा D = ε0 εr A/ यहाँ पे है C। ε0 की वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं ये कांस्टेंट 8.85 × 10⁻12 हम ये यूज़ करेंगे। εr मतलब ये किस में प्लेस किया है, कौन सा इंसुलेशन यूज़ किया है, ये है एयर। और जो एरिया हमें दिया है, एरिया हम देखेंगे यहाँ पे है 0.002 स्क्वायर मीटर। और कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला ये है 4 × 10⁻12। ठीक है, अभी ये 10⁻12 अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा ये बाकी है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8.1 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 ही रहने वाला है, इसलिए मैं 1 को कैलकुलेट नहीं करूँगा। इंटू डायरेक्टली 0.002 यहाँ पे फिर ये है ये 4। ठीक है, अगर मैं आगे ये कैलकुलेट करूँगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इक्वल्स टू। अभी इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये डेसिमल निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8.85 × 2, ये 1 2 और 3 × 10⁻³ ठीक है, ये डेसिमल मैंने निकाल लिया। यहाँ पे है 4, फिर ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, 2 1 ज़ा 2, ये 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये 0.24 ज़ा 8 और फिर यहाँ पे आपको 2 2 ज़ा 4 मतलब 4.42 कुछ आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 4.4। ये इसका 10⁻³ काम क्या करेगी, mm में कर लेगी क्योंकि हमें mm में आंसर पूछा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है जो हमें सेपरेशन या डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है और ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।